हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब अच्छे ही होंगे। काफ़ी टाइम से मैं कोई कंटेंट नहीं डाल पाई क्योंकि मेरा कोई फैमिली फंक्शन था जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम से बिज़ी थी। उस फैमिली फंक्शन में दिल्ली से बाहर गई हुई थी, तो मैं किसी भी क्लासेस का कंटेंट नहीं डाल पाई, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिले हो गया, आपको इंतज़ार करना पड़ा। अब आगे मेरा कोई भी फंक्शन नहीं है, कोई भी मुझे काम नहीं है। अब मैं डेली अपडेट्स दूंगी आपको, डेली आपको कंटेंट दूंगी, डेली आपकी रिवीजन कराऊंगी। फिलहाल के लिए तो काफ़ी डिले हो चुका है, 1 वीक का डिले हो गया। 1 वीक से ना मैंने कोई क्लासेस ले पाई, ना मैंने कोई कंटेंट डाल पाया, ना मैंने कोई न्यू इन्फॉर्मेशन दे पाई। तो लेकिन आज से, आज पर्टिकुलर ट्यूसडे है, ट्यूसडे से हम डेली 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 कोई ना कोई क्लास जरूर करेंगे। अब कोई भी डिले नहीं होगा। आज मैं जो कंटेंट लेकर आई हूँ वो स्पेशली 11th क्लास का लेके आई हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने 8th को पढ़ा दिया, मैंने 9th को पढ़ा दिया, 10th को पढ़ा दिया, 12th को भी मैंने सबसे पहले कंटेंट किया था, लेकिन अभी तक 11th का एक भी चैप्टर नहीं आया। तो 11th के स्टूडेंट्स का कहना है मैम आपने हमारे लिए तो कुछ डाला ही नहीं, तो स्पेशली 11th के लिए लेकर आई हूँ। फिर उसके बाद मैं फिर लाइन वाइज 9, 10th, 11, 12 सबके लिए फिर से वापस ही कंटेंट लेके आऊँगी। तो जो 11th का आज कंटेंट है वो आपका पॉल का चैप्टर है, पॉलिटिकल का, राजनीति विज्ञान, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे है, संविधान पे। संविधान होता क्या है? संविधान की हम बात करें तो संविधान एक ऐसी रूपरेखा है ना जिससे आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए अगर आप राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो संविधान को सबसे पहले आपको जानना ही पड़ेगा कि संविधान है क्या। जब भी तो संविधान के अंदर के ढांचे को आप समझ पाओगे। अगर आप जैसे कि पौधे को आप देखते हो कि पौधे को एनालाइज करते हो कि पौधे की पत्ती ये है, फ्लावर ये है, तो जब तक आपको उसकी जड़ का ज्ञान नहीं होगा, उसकी नींव नहीं पता होगा, उसका आधार, उसका बेस नहीं पता होगा, तो कैसे आप उसकी चीज़ों को समझ पाओगे। थोड़ा अ, थोड़ा स्लो स्लो करके बताऊंगी क्योंकि मेरी भी थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप भी स्लो स्लो करके समझ लीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा बोरिंग लगे तो आप मतलब स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी फंक्शन से आई हूँ अभी, तो मेरे को भी अभी टाइटनेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है। कल के दिन मैं कर सकती थी बट लेकिन फिर वही तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से मैं सेशन नहीं ले पाई। तो अब मैं चाहती नहीं हूँ कोई भी सेशन बीच में डिले हो, क्योंकि काफ़ी सारा डिले हो गया है बच्चों की पढ़ाई का। तो ये जो टाइमिंग चल रहा है, ये अप्रैल का, मई का, जून का, ये आपका ना गोल्डन पीरियड हो गया एक तरह से, क्योंकि इस टाइम पर अब स्कूल्स भी कमी मतलब काम दे रहे हैं, आपके पास वर्कलोड कम है। तो आप एक एक चैप्टर को आप धीरे 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 करते रहोगे तो सितंबर में जब एग्जाम होंगे ना, तो आपके लिए वर्कलोड नहीं पड़ेगा, अभी से आप स्टार्ट करना शुरू करोगे। तो इसलिए मैं आज एक चैप्टर लेकर आई हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसका चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। पहले हम बात करेंगे संविधान क्या होता है, संविधान होता क्या है। संविधान एक ऐसी रूपरेखा होती है जो सबसे पहले तो है किस रूप में, ये लिखित रूप से है। ये दस्तावेज एक लिखित रूप का, जो आपका ढांचा एक लिखित रूप से। पहले हमारे सारे काम मौखिक रूप से होते थे, मौखिक यानी ओरली। लेकिन एक बात बताइए, ओरली क्या होता है? ओरली तो आप आज याद रखेंगे, 2 दिन तक याद रख सकते हैं, 3 दिन बाद वैनिश हो सकता है, उस चीज को कोई पलट भी सकता है। लेकिन लिखित भाषा में अगर कोई चीज रखी हुई है पर्टिकुलर, तो आपको उसको बार बार रिवाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइंड कर सकते हैं, बार बार उस चीज को आगे आगे भेज सकते हैं कि भाई हाँ ये चीज लिखी हुई है, इस चीज में ये है, इस चीज में ये है, तो लिखित दस्तावेज है। तो संविधान का प्लस पॉइंट तो ये है, संविधान एक लिखित दस्तावेज है। ठीक है, संविधान एक लिखित दस्तावेज है। साथ ही साथ संविधान है क्या? संविधान एक विस्तृत साधन है, बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि 1-2 पन्ने में लिख दिया गया और हो गया काम खत्म। बहुत लंबी बातें हैं उसके अंदर। पूरे सब हमारे राज्य को या स्टेट या जो भी हमारे भारत सरकार है कैसे काम करेगी, कैसे कार्यपालिका को संभालेगी, विधान पालिका को, ठीक है, कैसे कोई भी अंग किस प्रकार से मतलब संतुलन बना के कार्य करता है, किस प्रकार से एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करता है, वो सारा कार्य संविधान में ऑलरेडी लिखा जा चुका है। सबसे मेन पॉइंट, संविधान
लचीला भी है और कठोर, दोनों का मिश्रण है। मिश्रण का मतलब मिक्सचर है। मिक्सचर जैसे कि कठोर और लचीला कैसे कह सकते हैं। कठोर नाम तो आप फैमिलियर हो, समझ जाओगे, कठोर यानी हार्ड है। लेकिन लचीला क्या, लचीला जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो कठोर भी है, लचीला भी कैसे, मैं समझाती हूँ अभी। कठोर और लचीला ऐसे कि संविधान कठोर भी है, लचीला भी है। इस प्रकार से बताया जा रहा है कि संविधान जो है, हम यूं ही नहीं कि किसी चीज का हमें बदलना है, कोई रूल्स रेगुलेशन बदलना है तो यूं ही बदल जाएगा। उसके लिए 2/3 बहुमत, विधानमंडल का चुनाव, काफी सारे प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है, काफी सारी हमें फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, तब जाके कोई कानून बदल पाता है, रिफॉर्मेशन हो पाता है, तब कोई कानून को चेंज कर पाता है। तो ये तो हो गया आपका कि कठोर ऐसे है कि भाई आसानी से कुछ नहीं बदलना, कि ऐसा नहीं है कि आज बदल दिया फिर कल फिर बदल दिया, नहीं नहीं, ऐसे नहीं बदला जाएगा। उसके लिए पूरा एक प्रोसेस चाहिए, पूरा विधिवत एक कड़ी जुड़ेगी, तब जाके कोई जो है आपका नाम राज्य का, कोई स्टेट का, या कोई भी चीज बदली जाती है। ठीक है। अब दूसरा लचीला कैसे है कि कठोर तो है, साथ साथ लचीला भी है, जरूरत पड़ने पे हम बदल भी सकते हैं। और कई बार संशोधन हुए भी हैं, समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन होते आए हैं, यानी चेंजेस होते आए हैं। जरूरत पड़ती है तो फिर करा भी जाता है इस चीज को। तो हम कह सकते हैं कि संविधान लिखित दस्तावेज है, संविधान एक विस्तृत संविधान है। संविधान अगर बात करें तो संविधान लचीला भी है, कठोर भी है, तो हर तरीके से बात कर सकते हैं। तो संविधान है क्या, जनता की विशिष्ट आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन। जनता की विशिष्ट आकांक्षाएं यानी हम लोग जो जनता हैं, हम लोगों की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का एक साधन है। जब डेमोक्रेसी किसी देश में, ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी वाला जो डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा बेस्ट होती है, या विदाउट डेमोक्रेसी वाला राज्य स्टेट अच्छा होता है। तो डेमोक्रेसी वाला साधन ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें क्या है, जनता को मताधिकार देने की पावर होती है, वोट देने की पावर होती है। वो अपनी पावर से गवर्नमेंट बना भी सकता है, अपनी पावर से गवर्नमेंट को बिगाड़ भी सकता है। लेकिन जहाँ पे डेमोक्रेसी ही नहीं है, वहाँ पे तो निरंकुशवादी हो गया। अब भाई एक ही वहाँ पे वो तो रहेगा, चाहे आप मतलब अच्छा कर रहे हैं चाहे आप बुरा कर रहे हैं, वही मतलब गवर्नमेंट राज करेगी, वही आके सारे नियम कानून बनाएगा। तो हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो जनता क्या करेगी, हर 5 साल बाद वोट होते भी आप देखते हैं। तो आप अपने मत अनुसार, और जो जनता होती है अपने मत अनुसार क्या करती है, वोट डालती है। वोट डालने के बाद फिर उसके बाद वही गवर्नमेंट हमारे आती है। तो जनता की विशिष्ट आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन है। राजनीतिक प्रक्रिया के मूल ढांचे का निर्धारक, जो राजनीतिक प्रक्रिया चल रही है यानी क्या प्रोसेस चलेगा, उसका मूल ढांचा संविधान के पास ही है। संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, कोई उसे जुटला नहीं सकता, क्योंकि बिकॉज वो रिटर्न फॉर्म में है। रिटर्न फॉर्म का कुछ भी नहीं जुटलाया जा सकता। सरकार तथा जनता के बीच संबंध बनाने हेतु सेतु का कार्य है। सेतु यानी पुल का कार्य है। अब एक तरफ सरकार हो गई, एक तरफ जनता हो गई, दोनों के बीच में पुल का कार्य कर रही है। पुल बनाने का, ब्रिज का कार्य कौन कर रहा है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, ये आपको छोटी सी क्लास से 5th 6th से बता दिया जाता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इनकी स्थापना भी संविधान के अंतर्गत ही हुई है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अच्छा, ये सत्ता का विभाजन कर दिया गया है। अगर मान लो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 भागों में ना बटी होती, सिर्फ एक ही पावर होती, तो डोमिनेंट हो जाती, एक दूसरे के ऊपर पावरफुल बन जाती, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, वो अपने आप को हाई पावर समझने लगती। इसलिए हम लोगों ने मतलब संविधान ने सत्ता का विभाजन कर दिया है। सत्ता के विभाजन से ये फायदा हो गया कि अगर कार्यपालिका कुछ गलत करती है तो उसके ऊपर बैठी है न्यायपालिका, और विधान पालिका मतलब रोकने के लिए विधायिका वगैरह। और अगर विधायिका कुछ गलत करती है तो बीच में आ गए कार्यपालिका, न्यायपालिका, और न्यायपालिका कुछ गलत करती है तो विधायिका, कार्यपालिका, संसद वगैरह मिलके न्यायपालिका को भी चैलेंज कर सकते हैं। वैसे तो न्यायपालिका सबसे प्रमुख होती है, और न्यायपालिका का आप स्टेट भी जानते हो कि जिला, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, वो सब चैप्टर से अलग है, वो मैं आपको अलग से चैप्टर मतलब बता दूंगी। तो ये जो है न्यायपालिका का स्टेट फॉर्मेशन होता है। न्यायपालिका को चैलेंज करना भी आसान नहीं होता, बट लेकिन अगर प्रूफ मिल जाए कि न्यायपालिका गलत कर रही है तो उसे भी चैलेंज किया जा सकता है। अब गठन की बात करें, संविधान सभा की पहली बैठक बैठी थी 9 दिसंबर 1946 को, और 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में पुनः इसकी बैठक हो गई।
ठीक है। पहली बैठक कब बैठी? 9 दिसंबर 1946। फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के स्वरूप में पुनः इसकी बैठक हुई, पुनः इसकी बातें चली, मीटिंग बिल्कुल बैठी बाकायदा कि कैसे आगे काम करना है, कैसे कार्य करना चाहिए। संविधान सभा की स्थापना ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुई। कैबिनेट मिशन में पूरी बैठक का ब्यौरा जमा कराया गया। संविधान सभा की प्रकृति की बात करें, कैसे दिखती है संविधान सभा, क्या है संविधान सभा के अंदर? प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट हम निर्वाचन कर रहे हैं, जनता वोट दे रही है तो प्रत्यक्ष निर्वाचन है। दूसरा, सभी समुदाय की भागीदारी। अब ऐसा तो है नहीं ना वोट डालने सिर्फ जनरल लोग जा रहे हैं, वोट डालने SC OBC कैटेगरी जा रही है, सारी कैटेगरी इसमें भाग ले रही है, चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वह एक मजदूर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे इलिटरेट हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, सब लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं। तो सभी समुदाय की भागीदारी है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल दो विचार विमर्श और सहमति पूर्वक निर्णयों पर विचार विमर्श। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम जब ये सर्कुलेशन चलाए कि मताधिकार का वोट है, तो सरकार बनने से पहले विचार विमर्श होगा, बैठक बैठेगी, जनता की भागीदारी देखी जाएगी, उसके बाद ही कोई गवर्नमेंट बनेगी। डेमोक्रेसी स्थापित नहीं होती तो जो मर्जी बन जाता, फिर किसी को किसी की परवाह नहीं होती कि भाई जाओ तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी इच्छा से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कुछ हो जाता। लेकिन जब संविधान है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, ऐसी कड़ी है जो लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है, तो सहमति पूर्वक निर्णय पर बल दिया जाता है। हाँ, ये बात और है, कभी कभी ये भी कहा जाता है कि संविधान वाली जगहों पर काफी निर्णयों में देरी होती है। निर्णयों में देरी होना क्या मतलब, निर्णयों में देरी होना क्या सही है? तो निर्णयों में देरी होना, मानते हैं निर्णयों में देरी हो रही है, लेकिन जो निर्णय सोच समझ के लिया जाए, विचार विमर्श के बाद लिया जाए, वो निर्णय ज्यादा बेटर होता है सभी के लिए। ठीक है। अब निर्णयों में देरी तो हो रही, अब कहीं पर मान लो अब आप कहीं पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर निर्णय बहुत जल्दी ले लिया गया, तो वो निर्णय जो है गलत हो गया है आपका। तो वो निर्णय अगर आपका गलत हो गया है तो क्या फायदा, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो वाली बात हो जाती है। तो भले ही निर्णय देर से लिया जाए, बट सबकी सहमति से बेटर होना चाहिए सबके लिए। अगर बात करें समय, संविधान बनने को समय कितना लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, और कुल 166 बैठकें हुई थी इसके अंदर, 166 बैठकें। ध्यान से याद रखना, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में इतना टाइम लगा आपका। बात करें 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था कंप्लीट प्रॉपर्ली आपका 26 नवंबर 1949 को कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसको विधिवत यानी पूरे मतलब पूरा कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी एक सरकार की वो मिल गई थी कि हाँ भाई कंप्लीट बन गया, लागू हो गया। एक होता है कि किसी चीज का बन जाना, एक होता है उस चीज का लागू हो जाना। तो वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को विधिवत लागू कर दिया। उस दिन को तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं उसको। उधार का थैला क्या है? ये बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा ना, उधार का थैला। इसको नेग्लेक्ट मत कर देना, इसको इग्नोर मत कर देना। ये उधार का थैला ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, अभी तक मैं देखती आई हूँ कई सालों से। उधार का थैला मतलब पूछा ही जाता है आपके, या तो फाइनल में पूछ लिया जाएगा उधार का थैला, ठीक है, या फिर फर्स्ट में पूछ लिया जाएगा उधार का थैला। जरूर पूछते हैं उधार का थैला है क्या। उधार का थैला इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ हमारे भारत की ही चीजें नहीं है, और बाकी जगहों से भी संविधान को, उनके संविधान को भी मिक्सअप किया गया है, इसलिए कहते हैं उधार का थैला। कहते नहीं मैंने उससे उधार ले लिया, तो अब हमने और दूसरी जगहों से उधार लिया है, संविधान को उधार लिया है, तो इसलिए इसे उधार का थैला कहते हैं। किस किस से लिया है? ब्रिटिश संविधान से लिया है, अमेरिका से लिया है, आयरलैंड से लिया है, फ्रांस से लिया है, कनाडा से लिया है। अब मैंने ये शॉर्ट में बता दिया कि उधार का थैला इसलिए कहते हैं क्योंकि इन देशों से हमने संविधान को कैचअप किया है। क्या क्या कैच किया है, क्या क्या हमने इनकी चीजें ली हैं, क्या क्या हमने इनसे क्या लिया है। नीति निदेशक तत्व जो है, नीति निदेशक तत्व हो गए, और वोटिंग्स की कुछ चीजें हैं, मतलब कई सारी चीजें हमने इन देशों से ली है। तो हमने क्या क्या चीजें ली हैं, क्या क्या इनकी रिफॉर्म्स अपने अंदर डाले हैं। अगर आपको इसके लिए भी अलग से वीडियो चाहिए तो मैं वो भी अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि आपको
आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश संविधान से हमने क्या गेन करा है, अमेरिका से हमने क्या गेन किया है, आयरलैंड से हमने क्या गेन करा है, फ्रांस से, कनाडा से। तो मैंने इसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये वीडियो फिर लॉन्ग हो जाती, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाती है आपके लिए। इसलिए अगर आप चाहते हो 11th क्लास अगर चाहिए आपको, या कोई और अदर क्लास को नॉलेज के लिए चाहिए कि उधार का थैला क्यों कहते हैं और हम लोगों ने इन लोगों से क्या क्या ले लिया है, तो वो चीज़ें अगर आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी, ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी फुलफिल हो जाए। और अगर कुछ कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके। अब आगे अगली वीडियो में कंटेंट हम डालेंगे, ठीक है, उधार का थैला इसके बारे में। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ज़्यादा बड़ा कंटेंट भी नहीं डाल पाऊंगी अभी। अभी 1-2 दिन थोड़ा रिकवरी में लगेगा, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी बाहर से आई हूँ तो थोड़ा सा मैं भी थक गई हूँ। तो आप अभी इतना पढ़िए, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैम ये वाला टॉपिक भी इसके अंदर रह गया, ये वाला टॉपिक भी रह गया, तो उस टॉपिक को भी मैं अलग से कवर करा दूँगी।